भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइंस कानपुर से। तो बच्चों, कल नीट 2024 का एग्ज़ाम हो गया और लगभग रात में सभी बच्चों ने अपना टोटल स्कोर्स काउंट कर लिया होगा। कंपटीशन टफ है क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम में बैठते हैं उस एग्ज़ाम में कोई एज लिमिट और कोई अटेम्प्ट नहीं है। कल जब मैं सेंटर पर था तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इसलिए बोल रहा हूँ कि अधिकतर सेंटर्स पर मुझे जो बच्चे दिखे वो सब ओवर एज के बच्चे थे। गवर्नमेंट ने नीट में कोई अटेम्प्ट नहीं किया है, ना ही कोई एज लिमिट का बाउंडेशन लगा रखा है। तो बच्चे 7 साल, 8 साल, 9 साल, तो जो पहले साल वाले तैयारी कर रहे हैं उनका कंपटीशन इन बच्चों के साथ था। फिलहाल पेपर जैसा आता था वैसा ही आया, कुछ भी चेंज नहीं था। जो थोड़ा बहुत सिलेबस एनएमसी ने बढ़ाया था उसमें भी बहुत कुछ नहीं आया। तो बच्चों, नीट 2024 बायोलॉजी पेपर एनालिसिस एपिसोड फर्स्ट। अब हम आपको बायोलॉजी के पेपर की एनालिसिस 3 एपिसोड में बताएंगे। आज पहला एपिसोड में लेकर के आया हूं कि बायोलॉजी के पेपर की एनालिसिस कैसा था इस बार का बायोलॉजी का पेपर, और क्यों मैं कहता हूं कि केवल एनसीईआरटी पढ़ो, मॉड्यूल नहीं। जब कल शाम को पूरे भारत में लाइव पेपर सॉल्यूशन चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे टीचर कह रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, जो खुद एनसीईआरटी के बाहर का बहुत कुछ पढ़ाते हैं। तो कहना अलग बात है, करना अलग बात है। हमने तो हमेशा कहा है आपसे कि एक लाइन भी आपको एनसीईआरटी के बाहर की नहीं पढ़नी है। तो बच्चों, शुरू करते हैं पेपर एनालिसिस। तो पेपर एनसीईआरटी से था, और लेकिन एनसीईआरटी में मोस्टली कॉमन लाइंस पूछी गई, बहुत डीप में वो नहीं गए। कॉमन लाइंस पूछा उन्होंने, हालांकि पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा उन्होंने इस बार ट्विस्ट किया। आइए देखते हैं क्या ट्विस्ट था। तो एनसीईआरटी की कॉमन लाइंस आई थी। बहुत ऐसी सी लाइंस है एनसीईआरटी में जहां पर बच्चा फंस सकता है, या यूं कहें 1, 2, 3 साल की तैयारी करने वाला बच्चा भी उन लाइंस तक नहीं पहुंच पाता, और 50% तो टीचर्स भी उन लाइंस पर गौर नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी लाइंस नहीं आई थी। चलिए शुरू करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या चेंज था इस बार? बहुत ज़्यादा मैचिंग टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। 30 क्वेश्चंस मैचिंग टाइप आए। हालांकि मैचिंग टाइप थे, लेकिन मैचिंग थी बहुत आसान। लिस्ट 1 लिस्ट 2 बना देना, इधर एक कॉलम में कई नाम लिखना, इधर एक कॉलम में कई नाम लिखना, और फिर बताना कि इनमें से कौन मैच कर रहा है, कौन मैच नहीं कर रहा है। तो मैचिंग के क्वेश्चन इस बार 100 में से आप देखिए 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर पहले से प्रैक्टिस हो तो कई बार आप देखिए मैचिंग में आप अपने सही आंसर को 1 या 2 पार्ट से मैच करा करके कंफर्म कर सकते हैं। बाकी पार्ट आपको मैच कराना ही नहीं पड़ेगा। और मोस्टली अच्छे बच्चों ने ही किया होगा कि मैचिंग में अगर 4 या 5 पॉइंट हैं तो 1 या 2 पॉइंट को मैच करा करके हम सही आंसर पता लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप 5 पॉइंट मैच करा रहे हो। जितने अच्छे बच्चे हैं, यही वजह है कि वो लोग 40 से 45 मिनट में पेपर कर लिए होंगे। जो नए बच्चे होते हैं वो 5 पॉइंट को मिलाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है। कई बार तो एक पार्ट, मान लीजिए कोई सटीक आंसर है उसका एक पार्ट में, और वो चारों ऑप्शन में नहीं है, चारों में से किसी एक ऑप्शन में है, तो फिर बाकी आपको मैचिंग कराना ही नहीं पड़ेगा। और ऐसी मैचिंग इस पेपर में थी। ठीक, उसके बाद बच्चों स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर ये पार्ट बड़ा अच्छा था। इसमें स्टेटमेंट 1 देते हैं, स्टेटमेंट 2 देते हैं। इसके 9 क्वेश्चन आए, 9 क्वेश्चन, और ये बिल्कुल एसर्शन रीजन जैसा ही कुछ, लगभग एसर्शन रीजन जैसा क्वेश्चन होता है। उन्होंने 2 स्टेटमेंट दे दिए। अब बोले पहला और दूसरा इनकरेक्ट है,
यानी दोनों इनकरेक्ट हैं। पहला और दूसरा दोनों क्या है, करेक्ट है, या पहला करेक्ट है तो दूसरा इनकरेक्ट है, या पहला इनकरेक्ट है तो दूसरा करेक्ट है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बनते हैं, तब आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ करके इसे देखना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों कितने आए थे, 9 क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बायोलॉजी में। तो 30 क्वेश्चन मैचिंग टाइप में आए थे और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 9 क्वेश्चंस आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल करेक्ट और इनकरेक्ट, 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, 4 बातें बताई गई हैं और फिर उनमें से कहते हैं कि 4 में से 2 सही हैं या 3 सही हैं, चारों सही हैं। फिर ऑप्शन बनाते हैं वो 1 2 3 4 में कि या तो ABCD में दिया गया होगा या रोमन नंबर में दिया गया होगा, तो पहला वाला दूसरा वाला सही है, या ऐसे पूछते हैं इनमें से इनकरेक्ट क्या है। 4 बातें लिखी हैं, उनमें से 2 बातें इनकरेक्ट हैं या 1 बात इनकरेक्ट है। तो इस तरह के भी, और ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आए, यानी 17 क्वेश्चन आए, 17 क्वेश्चंस। तो पूरे पेपर में उन्होंने हर पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की है NTA ने, और इस तरीके से पेपर बनाया उन्होंने कि हम लगभग हर पार्ट तक पहुंच जाएं चैप्टर्स के। देखो एक लाइन का बनाते तो ना पहुंच पाते, मान लो 4 स्टेटमेंट हैं तो 4 स्टेटमेंट कहीं तो बने होंगे ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा NCERT में उन्होंने जाने का प्रयास किया है, और शायद NTA का ये सोचना है कि हम बच्चों को बताएं कि आप NCERT खूब ढंग से पढ़िए। यही वजह है कि देखिए मल्टीपल करेक्ट और इनकरेक्ट से उन्होंने 17 क्वेश्चन पूछे हैं, 17 क्वेश्चन पूछे इस तरह से। 1 2 3 4 कई बार तो 5 भी होते हैं। इनमें से कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आपको करना होगा। तो जो बच्चे नए हैं वो ये न सोचें कि आपको किसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाने हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे यहाँ जो पेपर बनता है बायोलॉजी का, उसमें हमने सब अलग कर रखा है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन एक तरफ, मैचिंग के क्वेश्चन एक तरफ, स्टेटमेंट में भी 2 तरह के स्टेटमेंट बनाए हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और इस तरह के मल्टीपल करेक्ट और इनकरेक्ट वाले अलग। डायग्राम की अलग हेडिंग और जो एसेशन रीजन है उसकी अलग हेडिंग। तो किसी भी चैप्टर में आपको ये जो 6 पैटर्न हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन, स्टेटमेंट, मैचिंग, एसेशन रीजन, स्टेटमेंट में 2 तरह के क्वेश्चंस और थोड़े बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन जो बनते हैं वो। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे और आपके दिमाग में ये है कि हमने किसी चैप्टर से 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं, 50 में अगर 5 पैटर्न फॉलो हुए तब तो अच्छा है, नहीं तो फिर बेकार है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एसर्शन एंड रीजन टाइप, ये सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, इसके 2 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी में। इसमें एक एसर्शन होता है, एक रीजन होता है, और फिर बताना होता है कि एसर्शन सही है या रीजन सही है, या रीजन जो एसर्शन है उसका सही एक्सप्लेनेशन है। फिल इन द ब्लैंक भी क्वेश्चन थे, ध्यान से आप देखिएगा आप लोग। जहाँ पे कुछ छूटा हुआ है वो कहते हैं इसको इसमें क्या हम लिख सकते हैं, तो उसके 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। फिल इन द ब्लैंक के 2 क्वेश्चन आए हैं, एसर्शन और रीजन के 2 क्वेश्चन आए हैं। आगे देखते हैं। पहली बार डायग्राम आ गया, की बार बहुत बच्चों डायग्राम से 6 क्वेश्चन आए हैं, 6 डायग्राम पूछे उन्होंने। कितने क्वेश्चन आए डायग्राम से? 6 क्वेश्चंस डायग्राम से आए हैं। 6 क्वेश्चन डायग्राम से हैं, और उन 6 में से 5 क्वेश्चन लेबलिंग के हैं, जहां पर डायग्राम बना दिया जाता है और फिर उस डायग्राम की लेबलिंग होती है, इसमें वो ABCD कर देते हैं और कहते हैं बताओ ये लेबलिंग क्या है। तो आपको डायग्राम भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। NCERT में NCERT कहती है मेरा डायग्राम, हमारा समरी, सब कुछ हम अपना पूछेंगे। लेकिन दुख तो इस बात का है कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी कोचिंग्स आज भी मॉड्यूल देती हैं, कहती हैं NCERT बेस्ड, तो फिर वो NCERT ही क्यों नहीं पढ़ा देती। मॉड्यूल से पैसा कमाया जा रहा है, मॉड्यूल बेचे जा रहे हैं, मॉड्यूल बच्चों को
पार्सल किए जा रहे हैं और अच्छी खासी रकम ली जा रही है मॉड्यूल के नाम पर। 15 से 20 हज़ार खाली मॉड्यूल्स के नाम पर वसूल लिए जाते हैं बच्चों से। बच्चा समझता है फला कोचिंग बहुत बड़ी है, उसका मॉड्यूल बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग नोट्स के फॉर्म में भी बेचते हैं। मैं तो कहता हूँ एनसीईआरटी ही पढ़िए, एनसीईआरटी को ही नोट्स बनाइए। कल जब भारतवर्ष में बहुत सारे टीचर्स बायो के पेपर या केमिस्ट्री के पेपर या फिजिक्स के पेपर की सलूशन दे रहे थे, अगर मैं उन टीचर्स के वीडियो दिखाऊं आप लोगों को, अब मैंने बताया था कल भी अपने लाइव क्लास में कि पेनिस के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पेनिस के बारे में 2 लाइनें लिखी हैं। फिर भी भारत के एक बहुत बड़ी कोचिंग के 3 टीचर्स को मैंने देखा कि वो लोग डिटेल में पढ़ा रहे थे जो कभी सीपीएमटी में होता था, और उसके बावजूद भी कल बोल रहे थे वो लोग कि एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया। तो ये जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं, बच्चों को इससे बचना होगा। बच्चों, कसम क्यों नहीं खा लेते हो कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है और पढ़वाना भी है। किसी भी कोचिंग में आप जाइए, आप प्रेशर बनाइए वहाँ के टीचर्स के ऊपर कि हमें एनसीईआरटी पढ़ाइए, और एनसीईआरटी खुद घर से पढ़ के जाइए और उनकी लाइन को हाईलाइट करिए और जा करके डाउट पूछिए, सर ये लाइन समझ में नहीं आई। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, अगर टीचर कहते हैं हमारे मॉड्यूल से में लिखा हुआ है तो कहते सर हमारी फीस वापस कर दीजिए। पेपर हर साल एनसीईआरटी से बनना है और आप लोग भी ड्रामा करते हैं जब जिस दिन पेपर होता है, और आज जब हम एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं तो आप हमें कह रहे हैं मॉड्यूल में जाकर के देखो। तो कहीं ना कहीं क्रांति लानी होगी, बदलाव लाना होगा। तो बच्चों 6 डायग्राम आए जिनमें से 5 लेबलिंग के थे और 1 तो केवल आइडेंटिफाई करना था, पहचानो कौन। ऐसे डायग्राम बना दिया उन्होंने और बता दिया ये। और देखो डायग्राम के नीचे की हेडिंग पूछ ली थी। डायग्राम के नीचे जो लिखा होता है, क्या बात है, डायग्राम के नीचे जो लिखा होता है। हालांकि इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया है, लेबलिंग है, लेकिन लेबलिंग का आंसर डायग्राम के नीचे लिखा है। PBR 322 में उन्होंने पूछा एक्स वाई क्या है, और इसमें से जो वाई है वो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है। सोचो इतना बारीक देख रहे हैं वो लोग। एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के नीचे एक हेडिंग लिखते हैं, बाद में तुमसे पूछते हैं डायग्राम बना देते हैं, फिर कहते हैं ये डायग्राम क्या है, और उसमें लिखते क्या है, डायग्राम के नीचे की हेडिंग लिख देते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन कल आया। इस तरीके से 6 क्वेश्चन बच्चों डायग्राम्स के आए। और ये देखिए, ये क्वेश्चन अब की बार कम हो गए। 1 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइनर या 1.5 लाइनर, 1 लाइन का या 1.5 लाइन का या बहुत ज़्यादा 2 लाइन का, इस तरह के क्वेश्चन केवल 18 क्वेश्चन से, यानी सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस कम हो गए इस बार। मैचिंग बढ़ गई, स्टेटमेंट बढ़ गए, मल्टीपल करेक्ट एंड इनकरेक्ट बढ़ गए। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। स्टेटमेंट वाले, मल्टीपल करेक्ट और इनकरेक्ट वाले, मैचिंग वाले, डायग्राम वाले। एसेशन रीजन हालांकि कम था, लेकिन कोई भरोसा नहीं अगले साल एसेशन रीजन को ज़्यादा कर दे। ठीक है, तो उसके बाद जो बचे क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन थे जो 3 से 4 लाइंस के थे। तो आपने देखा कि मैचिंग टाइप 30, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 9 क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट वाले 17 क्वेश्चन, एसेशन रीजन के 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक के 2 क्वेश्चन और डायग्राम के 6 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन लेबलिंग के और 1 क्वेश्चन आइडेंटिफाई का। 1 लाइन वाला या 1.5 लाइन वाला क्वेश्चन 18 और कुछ बचे फिर क्वेश्चन जो आपके वो 3 से 4 या 5 लाइन के थे। तो ये था कल के बायोलॉजी पेपर जो एनटीए ने बनाया, उसकी एनालिसिस मेरे द्वारा की गई पहले एपिसोड में। अभी आपको तो मैं वो भी बताऊंगा। एक बात हाँ और बता दूं मैं आपको कि जो हमने
15 दिन के अंदर वरदान सीरीज, जूस सीरीज, 51 का प्रहार और 4 मई की शाम को 10 मिनट का लाइव, उससे 63 एंड 64 दो कॉमन इस लेसन लिख दिया है। 63 क्वेश्चंस आए। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप उन सबको जोड़ोगे तो बहुत ही कम संख्या में क्वेश्चन थे और जिस तरीके से बताया वही आया। इसीलिए कल मैंने रात में लाइव आकर के कुछ बातें बताई थी कि मैंने जूस सीरीज में ये बताया वही आया। उसका वीडियो लाइव है, आप लोग उसको भी देख लें। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से वरदान सीरीज और जूस सीरीज में हमने कहाँ क्या लिखा था, कहाँ क्या आया, और साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी मैंने आपको दिखाई है इसके पहले, एनसीईआरटी के किस पेज के किस पैराग्राफ की कौन सी लाइन आई है जो हमारे यहाँ लिखी जाती है, मैंने लगभग बना लिया है कि पेज नंबर 39 सेकेंड पैरा की 12वीं लाइन, 11वीं लाइन, 9th लाइन, 8th लाइन, इस तरीके से ये फिगर नंबर कौन सा आया है, इसका आपका पूरा मैटर आपको YouTube चैनल पर मिलेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी देखो मैं कहता हूँ कि बुक का नाम 11th और 12th लिख देना और पेज नंबर लिख देना आसान होता है कि पेज नंबर 99 से आया, लेकिन ये भी बताओ कि उस पेज में सेकेंड पैरा बताओ, सेकेंड पैरा की 4th लाइन आई है, या ऐसे बताओ कि नीचे से 3rd लाइन, ताकि बच्चा जाकर के उसमें देख भी ले। केवल पेज नंबर बता रहे हो, उस पेज में बच्चा नया बच्चा कैसे ढूंढेगा। और हम तो ये भी करते हैं, पेज नंबर सेकेंड पैरा है कि 3rd पैरा है, नीचे से अगर कोई क्वेश्चन दिया गया तो हम लिख देते हैं नीचे से 3री लाइन या 2री लाइन। तो ये सब आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ स्टार्टिंग में बेसिक ही क्लास दी जा रही हैं, बच्चे का बेस मजबूत कर रहे हैं, ताकि अगर कमज़ोर बच्चा है तो पहले साल ही उसका बेस बन जाए। आप देख ही रहे हैं कि नीट में सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ा टफ होता जा रहा है, लेकिन चाहे फर्स्ट हो, तैयारी हमें बेसिक करनी होगी। तो बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कानपुर शहर से हैं तो आप कॉल करके बैच के बारे में पूछ सकते हैं। बाहर से हैं तब भी आप कॉल करिए। बाहर से होंगे तो बच्चों के रहने के लिए रूम्स या हॉस्टल की व्यवस्था कोचिंग के आसपास कर दी जाएगी। तो अब लगातार 2 से 3 दिन आपको हम बायोलॉजी पेपर की एनालिसिस करते रहेंगे, साथ ही साथ केमिस्ट्री की भी एनालिसिस आपको मिल जाएगी। तो अगर आप नीट की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे बच्चे जिनका पेपर अच्छा हो गया है, सिलेक्ट होने वाले हैं, वो खूब प्रसन्न रहें। जो बॉर्डर लाइन पे पहुँचे हैं वो निराश ना हो। मेरी माता पिता से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो रिजल्ट कल बच्चों का आया है, स्कोर किसी बच्चे का नहीं है, ये माता पिता की भी परीक्षा है। आपको भी धैर्य रखना होगा, आपको भी बच्चे पर विश्वास करना होगा। बच्चों पर कोई प्रेशर मत बनाइए, ये कंपटीशन है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि सेंटर पर बहुत सारे ओवर एज बच्चे हमको दिखे थे। तो आपका अगर बच्चा नया है, उसका पहला साल है, तो फिर सोच लो कि जो 7-8 साल वाले आए हैं उनके साथ बच्चा का कंपटीशन था, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। जो बच्चे बहुत कम मार्क्स लाए हैं वो बिल्कुल फ्रेशर मान करके अपनी तैयारी करें। ये ना सोचें कि हम रिपीटर्स हैं, हम 1 साल कोचिंग कर चुके हैं, और जो 500 क्रॉस कर चुके हैं वो अपने आप को रिपीटर ही माने, क्योंकि अब उनकी रैंक आएगी अगर वो इस पेपर से सीख करके बिल्कुल रणनीति बनाते हुए तैयारी करते हैं। आशा करते हैं आप सब का जीवन भविष्य उज्जवल होगा। ये तो हार और जीत, हार भी मेरी, जीत भी मेरी, यही जीवन का दस्तूर है। हमें हर चीज़ को स्वीकार करना है। ईश्वर सब कुछ देख रहा है और कुछ अच्छा आपके लिए सोच रहा होगा अगर आपने मेहनत की है। तो बच्चों इसी तरीके से अब आपको 3 से 4 दिन लगातार मैं आपको एनालिसिस और नई तैयारी जो करने जा रहे हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी ये बताता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए।
ठीक है बच्चों, चलते हैं। भारत माता की जय।